क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? मिडिल ईस्ट में बढ़ती मिलिट्री टेंशंस, ग्लोबल ऑयल रूट्स पर डेंजर और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या सच में दुनिया एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है? जाने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है वो हिस्ट्री का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। हड्डीन दुनिया का 20% ऑयल एक नैरो वाटर पैसेज से पास होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये रुक गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रुक सकती है। अब सोचो, अगर इसी रीजन में मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, ईरान, 3 पावर्स, एक रीजन और ग्लोबल स्टेबिलिटी स्टेक पर। ये वीडियो पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि वर्ल्ड वॉर कैसे एक्चुअली स्टार्ट होता है, अनाउंसमेंट से नहीं, एस्केलेशन से। मिडिल ईस्ट सिर्फ डिजर्ट नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन है, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है और सुपर पावर कंपटीशन जोन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट होता है। इंडिया, चाइना, जापान, यूरोप सब इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। अगर ये ब्लॉक होता है तो ऑयल प्राइसेस $100 क्रॉस कर सकते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइक करेगी, स्टॉक मार्केट्स पैनिक मोड में चले जाएंगे। इसी रीजन में डिकेड से प्रेजेंस मेंटेन करता आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान के लिए ये प्रेजेंस सिक्योरिटी नहीं, एनसर्कलमेंट लगती है। यहीं से टेंशन का बेस स्टार्ट होता है। ये कन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन ने पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया। यूएस बैक्ड शाह गवर्नमेंट कोलैप्स हुई, इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुआ। फिर यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस ने रिलेशनशिप परमानेंटली डैमेज कर दिया। तब से सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, साइबर ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक प्रेशर चलता रहा। 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुआ, जिसे JCPOA बोला गया। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करने अग्री किया, एक्सचेंज में सैंक्शंस रिलीफ मिला। फिर यूएस विड्रॉल ने ट्रस्ट कोलैप्स कर दिया। जब ट्रस्ट खत्म होता है, डिटरेंस अनस्टेबल हो जाता है, और जब डिटरेंस अनस्टेबल होता है, मिसकैलकुलेशन का रिस्क इंक्रीज होता है। इजराइल ओपनली डिक्लेयर करता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो रीजनल पावर बैलेंस परमानेंटली चेंज हो सकता है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नातांज, फोर्डो और इस्फहान ग्लोबल फोकस में रहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मैक्सिमम डिले मिलता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। फिर स्ट्राइक क्यों होती रहती है? क्योंकि परसेप्शन ऑफ थ्रेट रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। लास्ट डिकेड में इजराइल और ईरान के बीच एक शैडो वॉर चलती रही। साइबर अटैक्स, सीरिया में एयर स्ट्राइक्स, कोवर्ट सबोटाज, ये कंट्रोल्ड कॉन्फ्रंटेशन था। लेकिन जब कवर्ट कॉन्फ्लिक्ट ओपन एस्केलेशन बन जाए, टैब लैडर क्लाइम होना स्टार्ट होता है। एस्केलेशन लैडर सिंपल होती है। स्टेप 1 एयर स्ट्राइक, स्टेप 2 रिटेलिएशन, स्टेप 3 रीजनल इन्वॉल्वमेंट, स्टेप 4 इकोनॉमिक शॉक, स्टेप 5 अलायंस प्रेशर। वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर नहीं होता, वो एस्केलेट होता है स्टेप बाय स्टेप। और अब इसी एस्केलेशन के बीच एक हिस्टोरिक और एक्सट्रीमली डेंजरस डेवलपमेंट कंफर्म हुआ है। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनी की तेहरान में डेथ कंफर्म हो चुकी है। 36 साल तक ईरान पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखने वाले खमेनी की किलिंग को एक्सपर्ट्स डिकैपिटेशन स्ट्राइक कह रहे हैं, यानी लीडरशिप को डायरेक्टली एलिमिनेट करने वाली मिलिट्री स्ट्रेटजी। इस इवेंट ने मिडिल ईस्ट पावर बैलेंस को इंस्टेंटली डिस्टेबलाइज कर दिया है, क्योंकि जब एक न्यूक्लियर केपेबल रीजनल पावर का सुप्रीम डिसीजन मेकर अचानक रिमूव हो जाता है, तब रिटेलिएशन प्रेशर अनप्रिडिक्टेबल लेवल तक बढ़ सकता है।
अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्ट होता है तो ऑयल शॉक ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर कर सकता है। ये सिर्फ बैटलफील्ड का वॉर नहीं होता, आप जब पेट्रोल पंप पर खड़े होते हो तब वॉर फील होता है। फ्लाइट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं, फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होते हैं। गल्फ रीजन में मल्टीपल यूएस बेसेस प्रेजेंट हैं। अगर रिटेलिएशन अन बेसिस को टारगेट करे तो रिस्पॉन्स अनअवॉइडेबल हो जाता है। फिर अलायंस एक्टिवेशन का प्रेशर आता है और कॉन्फ्लिक्ट जियोग्राफिकली एक्सपैंड होता है। लेकिन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑयल शिपिंग रिस्क असेसमेंट्स हो रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट्स राइज हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स फ्रैजाइल हैं। मॉडर्न वॉर्स अनाउंसमेंट से नहीं, मोमेंटम से स्टार्ट होते हैं। मोमेंटम कब डेंजरस बन जाता है ये अक्सर लीडर्स को भी लेट पता चलता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कल वॉर होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमेसी एस्केलेशन से फास्ट मूव कर पाएगी या नहीं। हिस्ट्री हमें वार्न करती है, एस्केलेशन स्लो लगता है जब तक वो फास्ट ना हो जाए, और जब फास्ट हो जाता है तब कंट्रोल करना मुश्किल होता है। शायद दुनिया इस बार डी एस्केलेट कर ले, शायद स्ट्रैटेजिक पेशेंस काम करे, लेकिन अगर एस्केलेशन लैडर क्लाइम होती रही तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। और इसीलिए ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शायद हेडलाइंस से नहीं, एक छोटे डिसीजन से स्टार्ट होता है, और छोटे डिसीजंस रियल टाइम में लिए जा रहे होते हैं। सबसे डेंजरस चीज न्यूक्लियर बटन नहीं है, सबसे डेंजरस चीज मिसकैलकुलेशन है। एक रेडार सिग्नल गलत इंटरप्रेट हो, एक मिसाइल रॉन्ग टारगेट हिट करे, एक इमोशनल रिटेलिएशन डिसीजन हो, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 भी इसी पैटर्न से एस्केलेट हुआ था। कोई ग्लोबल वॉर नहीं चाहता था, लेकिन अलायंस कमिटमेंट्स और रैपिड मोबिलाइजेशन ने एस्केलेशन अनस्टॉपेबल बना दिया। आज भी सब कंट्रीज ऑफिशियली डिफेंसिव स्टांस क्लेम करती हैं। अमेरिका थ्रेट प्रिवेंट कर रहा है, इजराइल सर्वाइवल सिक्योर कर रहा है, ईरान सॉवरेंटी डिफेंड कर रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का पैराडॉक्स सिंपल है, जब सब डिफेंसिव एक्ट करते हैं तब सिचुएशन सबसे ऑफेंसिव बन जाती है। अभी ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं हुआ,